एंड्रू टेट, इनके बारे में कुछ लोग पॉजिटिव हैं तो कुछ निगेटिव। कोई बहुत ज्यादा पसंद करता है तो कोई बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगा कि इनके पूरी लाइफ की जर्नी देखेंगे तो कंफर्म हो जाएंगे कि ये सही है भी या नहीं। और हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा फेमस हो निगेटिवली या पॉजिटिवली किसी भी तरीके से, तो जज करने से पहले सोच लेना चाहिए कि वो इंसान मेहनत तो काफी किया होगा। हमारे जैसे नॉर्मल बंदे के जज करने तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया होगा, कितना मेहनत किया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इमोरी टेट 3 शॉर्ट में एंड्रू टेट का जन्म दिसंबर 1986 को वाशिंगटन डीसी अमेरिका के वॉल्टर रीड आर्मी मेडिकल सेंटर में हुआ। ये टिपिकली मिक्स्ड रेस के हैं, जहां इनके पिता इमोरी टेट जूनियर अफ्रीकन अमेरिकन थे जो कि इंटरनेशनल चेस मास्टर रह चुके हैं। वे यूएस एयरफोर्स में सर्विसमैन के पोस्ट पर थे, जहां 5 बार यूएस आर्म फोर्स चेस चैंपियन बने और 1980 में इस गेम में ग्लोबल फिगर बनकर उभरे। इसी बीच ये एंड्रू टेट की मां से मिले एलन टेट, लेकिन बाद में काम और चेस के चलते बाहर ज्यादा रहने के कारण 1997 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया। फिर एलन अकेले अपने दोनों बेटों को लेकर इंग्लैंड शिफ्ट हो गई और वहां एलन कैटरिंग असिस्टेंट का काम करती थी और अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा की। और फिर 17 अक्टूबर 2015 में सैन जोसे कैलिफोर्निया में हो रहे चेस गेम टूर्नामेंट के बीच में ही इमोरी टेट की डेथ हो गई थी। एंड्रू टेट के एक और भाई है ट्रिस्टन टेट और एक बहन भी है जैनिन टेट, और ये धर्म से क्रिश्चियन है। शुरुआत से ये अलग अलग शहरों में पले बढ़े, इलिनॉइस के शिकागो शहर और इंडियाना के गॉसन सिटी में। फिर जब इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ तो एंड्रू और ट्रिस्टन दोनों अपनी मां के साथ इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। लेकिन शुरुआत में जब ये अपने पिता के साथ रह रहे थे तब 5 साल की उम्र में चेस खेलने लगे थे और धीरे धीरे बड़े एडल्ट टूर्नामेंट में कम्पीट करना शुरू कर दिए थे। फिर 2005 से ये बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस शुरू किए और उस टाइम साथ में टीवी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम भी किया करते थे। 3 सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद इंटरनेशनल स्पोर्ट किक बॉक्सिंग एसोसिएशन इसका की तरफ से ब्रिटेन में ऑर्गेनाइज किया हुआ लाइट हैवीवेट किक बॉक्सर इवेंट में 7th रैंक आई। बस इसी के बाद से किक बॉक्सिंग में ही कैरियर बनाना शुरू कर दिए। 2009 में ब्रिटिश इसका के ही क्रूजर वेट चैंपियनशिप डर्बी में जीते। ये इनका पहला विनिंग चैंपियनशिप था। इसी से खुद को पूरे यूरोप डिवीजन में नंबर 1 रैंक पर ला खड़ा कर दिए और यहीं से किक बॉक्सिंग की दुनिया में इन्हें किंग कोबरा नाम से बुलाने लगे। कुछ टूर्नामेंट्स हारे भी हैं, जैसे 2012 के इन्फ्यूजन चैंपियनशिप में फ्रांसी ग्राजिस के साथ हार गए थे और उस टूर्नामेंट में 2nd रहे। 2011 की इसका वर्ल्ड टाइटल में जैन लुक बिनोई से हार गए थे, लेकिन कुछ कारण से रिमैच हुआ और एंड्रू इस बार जीत गए। और ये रही इनकी किक बॉक्सिंग कैरियर की पूरी लिस्ट, आप पॉज करके देख सकते हो। 2015 तक किक बॉक्सिंग कैरियर में ही अपना टाइम दे रहे थे, लेकिन 2016 में इन्होंने ब्रिटिश रियलिटी शो बिग ब्रदर में जाने का फैसला किया। ये बेसिकली बिग बॉस की तरह ही है, या यूं बोलें कि बिग बॉस इसी बिग ब्रदर शो की कॉपी कॉन्सेप्ट थी और इसी में एंड्रू ने पहली बार फेम का स्वाद लिया, वो भी स्पोर्ट्स के बाहर। उस सीजन में ये सिंपली एक कंटेस्टेंट थे और काफी अच्छी शो चल रही थी, लेकिन अचानक से कुछ अनबन हुई और सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो वायरल होने लगा जहाँ ये एक लड़की को बेल्ट से पीट रहे थे। ये खुलासा दी सन नाम की न्यूज़पेपर ने किया था। ये काफी बड़ा बवाल बना। वैसे बिग ब्रदर में हमेशा से रेसिज्म के नाम पर कंट्रोवर्सी होते रही है, जैसे 2007 में शिल्पा शेट्टी के ऊपर रेसिज्म कमेंट किए गए थे, लेकिन एंड्रू टेट के लिए तो ये बड़ा कांड हो गया था। बाद में एंड्रू इस वीडियो पर सफाई देने की कोशिश किए, बोले कि ये सेक्स रोल प्ले कर रहे थे और उसी को रिकॉर्ड किए, लेकिन चैनल वालों ने इसे ऐसे एडिट करके दिखाया कि लग रहा कि मैं गुस्सा में पीट रहा हूँ, जबकि फुल वीडियो में हम दोनों हंस रहे थे। फिर दी सन ने एंड्रू के कुछ पुराने ट्वीट्स पब्लिक कर दिए जहाँ ये लड़की को पैसे की लालची बता रहे हैं। इतना सब होने के बाद इन्हें बिग ब्रदर शो से बाहर निकाल दिया गया और एंड्रू ने अपनी सफाई में बोले कि बिग ब्रदर शो वाले चाहते थे कि इन हाउस थोड़े वायलेंस हो जिसमें वो चुपचाप बर्दाश्त करें, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। बोला कि मैं एक काम पर्सन हूँ, लेकिन खुद को डिफेंड करने के लिए कोशिश करूंगा ही। इसी में बात बिगड़ गई और ये सब कांड हो गया। बाद में टेट और वीडियो वाली लड़की खुद सामने आकर कहती है कि वो दोनों दोस्त हैं और जो किए अपनी मर्जी से कर रहे थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी होती है और 2019 में बिना कोई चार्ज फाइल के केस बंद कर दिया गया था। सबको लगता है कि एंड्रू टेट या फिर इनके भाई ऑनलाइन फेमस हैं, काम वैसे करते हैं और उसी से पैसा कमाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोमानियन इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर बात करूं तो ये वेबकैम स्टूडियो से पैसा कमाते हैं। वेबकैम स्टूडियो मतलब जैसे बिग बॉस में होता है ना, बहुत सारे जगहों पर कैमराज लगे होते हैं, वैसे ही। लेकिन बिग बॉस में लोग अपनी रियल लाइफ जीते हैं, लेकिन इसमें सेक्स एक्ट्स किए जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने एक एड देखा होगा जहाँ एक लड़की अपने साथ वीडियो कॉल पर बात करने बोलती है आधी नंगी होकर, वो यही होता है।
वेबकैम स्टूडियो। इंडिया में ऐसा चलता है, फॉरेन में ऑफिशियली लोग इस धंधे में हैं, जिसमें वेबकैम मॉडल्स होती है और इरोटिक एक्ट, मास्टरबेशन, सेक्स एक्ट सब करती है और उसे देखने के बदले पैसे देने पड़ते हैं या सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। कुछ लड़का या लड़कियां अपने मन से करती है या ज्यादा पैसा कमाने के लिए करती है। उन्हें लगता है कि सिर्फ बॉडी ही तो दिखानी है, लेकिन इसके डार्क साइड्स भी हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जैसे जो भी वेबकैम मॉडल बनती है जरूरी नहीं कि वो बहुत अट्रैक्टिव हो, उसी के कारण बाहर से लड़कियां किडनैप करके या जबरदस्ती मजबूर करके लाई जाती है। और यही एलिगेशन एंड्रू टेट पर लगे हुए हैं कि एंड्रू अपने गर्लफ्रेंड्स को जबरदस्ती ऐसा करवाते हैं, जिसके कारण अभी जेल में है। वेबकैम स्टूडियो के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है, जिसमें ओनली फैंस काफी मशहूर है। वैसे एंड्रू एक और बिजनेस करते हैं, जहाँ ये एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी खोलकर बैठे हुए हैं, हसलर्स यूनिवर्सिटी नाम से, जिसमें इनके मुताबिक ये आपको अमीर बनना और मेल फीमेल में इंटरैक्शन करना सिखाते हैं, जैसे स्टॉक एनालिसिस, ऑप्शन प्लेज, क्रिप्टो एनालिसिस और भी कई तरीके के कोर्सेज, जिनका मंथली चार्जेस $49 पर मंथ था, जिसमें ये दर्जनों वॉर रूम सोल्जर्स कम्युनिटी बनाए हुए थे, जो सब मिलकर स्टॉक एनालिसिस वगैरह किया करते थे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि इनके स्टूडेंट्स को कितना फायदा हुआ ये तो नहीं मालूम, लेकिन एंड्रू को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ये बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे थे। जैसे सो कॉल यूनिवर्सिटी के मेंबर्स अगर नए सब्सक्राइबर लाता है और उसे एंड्रू पर पॉजिटिव वीडियो बनाने के लिए मना लेता है, तब उस मेंबर को कमीशन मिलेगा। लेकिन अगस्त 2022 में ये हसलर यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी है, लेकिन बंद होने से पहले ये मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर गेन कर चुका था। इसके चलते हसलर यूनिवर्सिटी के बंद होने के बाद एंड्रू फिर से इसका रिब्रांडेड वर्जन अक्टूबर 2022 में लॉन्च कर चुके हैं, द रियल वर्ल्ड नाम से। इतना सब आपने सुना, लेकिन ये ऐसा क्या किए कि सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा फेमस हो गए? 2016 में जब बिग ब्रदर शो में इनके ट्वीट और वीडियो पर कंट्रोवर्सी हुई, उसी टाइम सोशल मीडिया पर थोड़ा नेगेटिव रूप से ही सही फेम तो मिल ही गया था। लेकिन 2017 में हार्वे विंस्टन सेक्सुअल एब्यूज केस होता है, जिस पर एंड्रू एक ट्वीट करते हैं, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर ये अपना अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू रखे, जिससे एक अलग ही कंट्रोवर्सी बन गई। इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट में विक्टिम्स को ही रिस्पॉन्सिबल बता दिया कि अगर किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो वो उसके लिए खुद ही जिम्मेदार है। और तो और एंड्रू ने एक ट्वीट में ये भी लिखे कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये दोनों टॉपिक के लिए लोग ट्विटर पर एंड्रू को क्रिटिसाइज करने लग गए और यही क्रिटिसिज्म फेमस होने का कारण बन गया। और अभी तक ये इसी तरह की बातें बोल बोलकर फेमस होते आ रहे हैं, जबकि मेरे ओपिनियन में एंड्रू गलत बोल रहे हैं और थोड़ा बहुत सही भी। गलत इस मामले में कि सेक्सुअल असॉल्ट हो या डिप्रेशन, ये दोनों चीजें इंसान सिचुएशन में फंसकर और मजबूर होकर झेलता है। जैसे लड़की पर जोर जबरदस्ती किया जाना गलत है। लड़की की अपनी लाइफ होती है, वो कहीं काम कर रही हो तो जरूरी नहीं कि उसके बॉडी पर किसी का अधिकार हो जाए। उस लड़की के डिसीजन और पसंद का रिस्पेक्ट होना चाहिए। और डिप्रेशन टोटली सिचुएशन में फंसने के कारण होती है। हर इंसान में इतनी हिम्मत नहीं होती कि खुद आगे बढ़ पाए। तो एंड्रू को खुद के जैसे पूरी दुनिया को समझने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। और एंड्रू सही इस मामले में है कि फेमिनिज्म को गलत तरीके से दुनिया अडॉप्ट कर रही है। रिस्पेक्ट लड़की के डिसीजन और पसंद का होना चाहिए, तो लड़का का भी रिस्पेक्ट उसके काम से होना चाहिए। लड़का लड़की एक दूसरे से कम्पीट करने के बजाय एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। लड़की भी गोल्ड डिगर हो सकती है और लड़का भी सेक्सुअल असॉल्ट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे ऐसे करते हों। और एंड्रू यही गलती कर बैठे। ये पूरी के पूरे फेमिनाइन कम्युनिटी को ही गलत बताने लग गए, सिर्फ और सिर्फ अपने फेम के लिए। क्योंकि फेमिनिज्म के लिए बहुत सारे ग्रुप्स बनी हुई है, बहुत सारे एनजीओज हैं, लेकिन लड़कों के लिए कोई बात करना ही नहीं चाह रहा था। और एंड्रू इसी वैक्यूम का फायदा उठाते चले गए। जहाँ देखो वो पूरा का पूरा फीमेल जेंडर को ही बुरा बोलते हैं। इसी कारण इनसे टीनेजर्स भी अट्रैक्ट होते चले गए, जबकि लड़का हो या लड़की दोनों में से कोई भी बुरा हो सकता है। एंड्रू को फेमिनिज्म के गलत एडॉप्टेशन पर बोलना चाहिए था। थोड़ा बहुत एंड्रू बोलते भी हैं, लेकिन हर बार पूरा का पूरा जेंडर को ही टारगेट करना ये सही नहीं है। एंड्रू का कहना रहता है कि लड़का पैसा दे सकता है और वो देगा, लेकिन उसके बदले लड़की से उसकी बॉडी का डिमांड करेगा। ये लिटरली बहुत बुरा सोच है। ये टिपिकली कंपटीशन किया जा रहा कि कौन बेस्ट है और कौन वर्स्ट। सोसाइटी इस तरह से नहीं चल सकती। सोसाइटी में रिस्पेक्ट होना चाहिए। हाँ, फेमिनिज्म का गलत यूज हो रहा, लेकिन मिसोगाइनिस्ट बन जाना ये सही नहीं है। जैसा कि पहले बताया, लड़का के लिए बात करने वाला कोई नहीं था। इस वैक्यूम के कारण बहुत टीनेजर्स एंड्रू से इंस्पायर होते चले गए। सही कोई बता ही नहीं रहा था और जो बताने लग गए उसे ही सही मानने लग गए। इसी कारण 2022 में एंड्रू की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लग गई। ये और ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट होने लग गए, एक्सट्रीमली मिसोगाइनिस्ट स्पीच देने लग गए और लोग इसे पसंद भी कर रहे थे। 2023 में होप नॉट हेट के सर्वे के अनुसार 45% ब्रिटिश मेन जिनका एज 16 से 24 साल के बीच है, वो एंड्रू को सही मानते हैं। यहाँ तक कि बच्चे पेरेंट्स के सामने फिलॉसफी झाड़ने लग गए। और इतना सब होने के बाद अगस्त 2022 में एंड्रू को टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से बैन कर दिया गया। जहाँ इलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद ट्विटर पर एंड्रू को अनबैन कर दिया गया। लेकिन आप कहोगे एंड्रू अभी तक सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो नहीं, ये सब फैंस अकाउंट्स हैं। मैंने बताया था ना कि इनके वीडियो सर्कुलेट करने पर पैसे मिलते हैं, वही उसी से इतने वीडियो देखने को मिलते हैं आपको।
नवंबर 2022 में एंड्रू का ट्विटर अकाउंट अनबैन हुआ और दिसंबर 2022 में इन्वायरमेंटलिस्ट ग्रेटा थनबर्ग के ऊपर कार्बन एमिटिंग को लेकर एक ट्वीट कर दिए, जिस पर ग्रेटा थनबर्ग एक फेक ईमेल एड्रेस smalltenergy@getalife.com से ट्वीट रिप्लाई की, जो अभी तक का सबसे ज्यादा लाइक किया हुआ ट्वीट्स में से एक है। फिर एंड्रू इसका रिप्लाई करने के लिए एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें एक पिज्जा बॉक्स जलाते हैं और बोलते हैं कि कार्बन एमिटिंग का कोई ख्याल नहीं है मुझे, लेकिन इस वीडियो में एक गलती कर बैठते हैं। जो पिज्जा बॉक्स था उसमें उस कंपनी का नाम लिखा हुआ था, वो रोमानिया की कोई लोकल कंपनी थी और रोमानियन पुलिस काफी महीनों से एंड्रू को ढूंढ रही थी। फिर क्या, हम पकड़े गए और हैं अभी जेल में। 11 अप्रैल 2022 को एक आदमी रोमानिया की यूएस एम्बेसी को रिपोर्ट करता है कि उसकी फॉर्मल गर्लफ्रेंड जो अमेरिकन सिटीजन है उसे टेट ब्रदर जबरदस्ती अपने पास रखे हुए हैं पाइपेरा रोमानिया में, जिसके कारण रोमानियन पुलिस एंड्रू के घर रेड मारती है, जिसमें 4 औरतें मिलती है, जिसमें 2 अमेरिकन होती है जो कि बेब कमर स्टूडियो का पार्ट थी। फिर डिकॉट डायरेक्टरेट फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म जो रोमानियन गवर्नमेंट के अंडर है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और रेप के मामलों पर इन्वेस्टिगेट करती है, जिसमें दोनों भाई को बुलाया जाता है, पूछताछ किया जाता है, फिर रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन 29 दिसंबर 2022 को वही पिज्जा बॉक्स से क्लू मिलने के बाद पुलिस इन दोनों भाई को और साथ में 2 फीमेल को अरेस्ट करती है। इस बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप बनाने और एक के साथ रेप करने के आरोप में इन चारों को गिरफ्तार किया जाता है। और इस बार डिकॉट पूरा इन्वेस्टिगेशन करके तैयारी किए हुए था, जिसमें एंड्रू के द्वारा करीब 75 लड़की को अपने प्यार में फंसाकर, या यूं बोले कि 75 गर्लफ्रेंड्स को मिसलीड करके बेब कमर स्टूडियो में यूज किया गया, जिसमें ओनली फैन जैसे वेबसाइट के लिए कंटेंट बनाया जा रहा था। और डिकॉट कहती है कि इसके पास 6 आइडेंटिफाइड पोटेंशियल विक्टिम्स हैं जो गवाही दे सकते हैं। इस सब के कारण रोमानियन अधिकारी करीब 29 एसेट्स, 15 कार्स और 10 से ज्यादा प्रॉपर्टी सीज कर चुकी है। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि रोमानियन लॉ के अनुसार किसी सस्पेक्ट को 180 दिन तक डिटेन किया जा सकता है। अगर एलिगेशन प्रूफ नहीं हुए तो रिलीज कर देना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि एंड्रू तो इंग्लैंड में शिफ्ट हुए थे, तो रोमानियन कंट्री बीच में कहां से आ गई। वो इसलिए कि एंड्रू का कहना है वो वैसे देश में रहना चाहते हैं जहां करप्शन करना सबसे आसान हो, रेप चार्जेस ज्यादा फेस ना करना पड़े, क्योंकि रोमानियन पुलिस लड़कियों से रेप होने का एविडेंस या सीसीटीवी प्रूफ मांगती है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में मी टू मूवमेंट जैसे कारणों से एक लड़की पूरी जिंदगी में कभी भी एक लड़का का पूरा जिंदगी बर्बाद कर सकती है। यही सब वजहों से ये रोमानिया में शिफ्ट हो गए थे। अब आते हैं कि ये सही है या गलत। पहली बात तो ये कि मैं ये जज नहीं करने वाला, सबकी जजमेंटल चॉइस अलग अलग होती है, सबकी पसंद अलग होती है। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ये फेक फेमिनिज्म से काफी ज्यादा नफरत है। बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फेमिनिज्म की शुरुआत रिस्पेक्ट को वापस लाने के लिए हुई थी, वर्स्ट या बेस्ट बताने के लिए नहीं। इंडिया में तो ये फेक फेमिनिज्म अब धीरे धीरे ग्रो हो रहा, फॉरेन में तो ये पूरी तरह से दिमाग पर बैठ चुका है। और एंड्रू टेट का इस मामले में इनका स्पीच मुझे सही लगता है, और एंड्रू के सिर्फ एंटी फेक फेमिनिज्म पर मैं एग्री करता हूँ। बाकी का तो ये इंसान बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। और फेक फेमिनिज्म पर बोलना इनका एक बिजनेस स्ट्रेटजी है, कोई समाज कल्याण की बात नहीं कर रहे। ये टोटली मिसोगाइनिस्टिक थॉट लेकर बैठे हुए हैं। और मैं स्त्री विरोध के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। पुरुष और स्त्री दोनों के कॉम्बिनेशन से पूरी दुनिया चल रही है। लड़कियों को घर की नौकरानी समझा जाना जितना गलत है, उतना ही गलत लड़कों को जिम्मेदारी उठाने के लिए मजबूर करना, जबकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मर्द बाहर की दुनिया से लड़ता है, अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करता है और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और वहीं औरत वो करने के लिए हिम्मत देती है, प्यार देती है और टाइम टाइम पर ख्याल रखती है। शॉर्ट में बोलूं तो मर्द परिवार संभालता है और औरत उस परिवार संभालने वाले मर्द को संभालती है। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि औरत इमोशनली चीजों को बेहतर ढंग से हैंडल कर सकती है और मर्द प्रैक्टिकली, इसीलिए ऐसा किया जाता है। आप सोचो कि कौन बड़ा है, दोनों अपना काम कर रहे हैं और उस काम का दोनों को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए कि नहीं। लड़कों को लगता है कि लड़कियां तो कुछ करती नहीं, सिर्फ पैसा ऐंठती है। सारे ऐसे नहीं होते। मानता हूँ कि बहुत सारी लड़कियां पैसे के लिए कर सकती है, लेकिन कुछ लड़कियां सही भी होती है, वो इमोशनली तुमसे बेहतर तुम्हें हैंडल करती है। इसीलिए प्लीज दोनों लड़का हो या लड़की एक दूसरे के काम को रिस्पेक्ट दिया करो, और कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा हो तो उस पर एक्शन लेने की पूरी कोशिश किया करो। नेगेटिव लोग या पॉजिटिव लोग हर जगह मिलेंगे। हाँ, किसी की लाइफ में कुछ ज्यादा नेगेटिव लोग आ जाने के कारण उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि वो उस प्रॉब्लम से लड़ पाए। इस वीडियो में इतना ही, बहुत लंबी वीडियो बन गई। खैर कोई नहीं, अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक पर बात करते हैं। और स्वस्थ रहें, खुश रहें।